एक वृक्ष की हत्या में सब्जेक्टिव प्रश्न है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? जिस प्रकार एक चौकीदार दरवाजे पर तैनात रहता है, उसका वर्दी खाकी रंग की होती है, सिर पर पगड़ी, पांव में जूते और कंधे पर एक राइफल होती है, उसी प्रकार पेड़ पर्यावरण की सुरक्षा करता है। पेड़ का फूल और पत्ती, पगड़ी, उसके रुखरे तने, वर्दी, उसके जड़, जूते और उसके सूखे टहनी राइफल के समान प्रतीत होती है। यह आंधी, तूफान और धूप को सहते हुए पहरेदारी करता है। जिस प्रकार सिपाही धूप, वर्षा, आंधी, तूफान को सहते हुए हमारे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और देश की सेवा करते हैं, वह आंधी, तूफान, बारिश को सहते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? संवाद मतलब क्या? बोलचाल, जिसे कि हम हिंदी में पहले लिखाए थे। टीचर और छात्र में किस प्रकार संवाद होता है? आता है परीक्षा में 5 नंबर का, ठीक है ना। कंप्यूटर और ग्राहक वाले से संवाद कीजिए, दुकानदार और ग्राहक से संवाद लिखिए, फिर डॉक्टर और रोगी से संवाद लिखिए। उसी प्रकार पेड़ और कवि का संवाद। जब कवि बाहर से लौटता था, वे थके और धूप में परेशान रहते थे। कवि जो है कहीं बाहर से आता था, धूप से, गर्मी से थका हुआ, तो पेड़ के पास बैठता था, उसकी छांव में बैठता था। वे वृक्ष की छाया में बैठने के लिए जाते थे, तो कवि को लगता था कि पेड़ पूछ रहा है कि तुम कौन हो? तब कवि जवाब देता है, मैं तुम्हारा शुभचिंतक। शुभचिंतक मतलब होता है दोस्त हूँ। उसके बाद वृक्ष को अपनी ठंडी छांव में बैठने की अनुमति देती है। कवि उसकी छांव में बैठकर शांति का अनुभव करते थे। तो जो छांव में बैठता था और उसको नींद आता था, तो लगता था कवि को कि पेड़ हमसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तब कवि ने जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब जो है कवि बोलता था, अच्छा बैठ जाओ मेरे छांव में और आनंद लो शीतल हवा का, ठंडी छांव का, ठीक है ना। तो प्रकृति का हवा जो है एसी को भी फेल कर देता है, ठीक है ना। घर का पंखा का हवा जो है वो अलग है, ठीक है। वो मानव द्वारा बनाया गया पंखा है, इसमें हवा जो अलग तरीका से निकलता है, लेकिन प्रकृति द्वारा, पेड़ द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलती है, वो अलग तरह। एसी भी उस समय क्या है, फेल है, ठीक है। जब पेड़ के पास रहते हैं, ठंडी ठंडी होती है, तुरंत नींद आने लगता है ठंडी छांव में। फिर बोला है तीसरा नंबर प्रश्न में, घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीजों को बचाने की बात करता और क्यों? कवि ने बोला है घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से और देश को बचाना है दुश्मनों से। उसके बाद कवि ने, इस तीनों के बाद कवि ने क्या क्या बोला है बचाने के लिए? प्रश्न, कवि घर, शहर और देश के बाद नदियों को, नाला एवं हवा को प्रदूषित हो और विषाक्त हो जाने से और मनुष्य को जंगली हो जाने से बचाना है, बचाना चाहता है, बचाना है। नदियों में कूड़ा कचरा बहाने से नदियों का जल प्रदूषित होती है, उसका आकार छोटा हो जाता है। मोटर गाड़ी एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषित हो जाती है, इससे हानिकारक बीमारियां फैलती है। तो कवि ने कहा है कि मनुष्य को बचाना है जंगली हो जाने से। नदियों में जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, जैसे कि भागलपुर से जो जितना कूड़ा कचरा निकलता है, चंपा नाला के पास लगता है भर रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कूड़ा कचरा भर रहा है, उसका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और छोटा होने से पानी कहाँ आ रहा है, पंचरुखी तक आ रहा है, ठीक है ना। पहले पानी यहाँ तक नहीं आता था। जब लोग एगो सुना होगा कविता में, बचपन में किताब में, कौवे ने घरों में कंकर डाला, पानी पी के उड़ गया। तो पानी ऊपर कैसे आता है? जब तक कंकर नहीं डाला कौवा, पानी ऊपर आएगा कभी नहीं। उसी प्रकार मनुष्य क्या है, नदी को भर रहा है तो उसको चाहिए ना पानी उड़ने के लिए। अरे वे नहीं करेगा, नदी नाला बन जाएगा, तो क्या होगा, पानी आ जाएगा इधर। और शहर में जितना
गंदगी पानी निकलता है, वो गंगा में नाला क्या बहा दिया गया, जिससे गंगा क्या होती है, प्रदूषित हो रही है। तो उसको रोकना चाहिए। बंद कर दो। इसका अधूरा आंसर जो है ऊपर में, ये प्रश्न का जो है तीसरा नंबर का जो आंसर है अधूरा था। यहाँ पे फिर कहा है कवि ने पेड़ पौधे बादल को आकर्षित कर जल बरसाते हैं। मानसून जो बनाता है पेड़ पौधा, ठीक है ना, वर्षा नहीं होने के कारण जमीन मरुस्थल बन जाएंगे। जब वर्षा नहीं होगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें बंजर हो जाएगा जमीन, उसे बोलते हैं मरुस्थल। जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं उसे बोलते हैं मरुस्थल जमीन। जैसे कि पहाड़ी एरिया किनारे वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, पत्थर ही होता है, मरुस्थल बन जाता है सब। आज हमने शिक्षा और विज्ञान में तरक्की कर ली है। आज जो है लोग पढ़ लिखे हैं, थोड़ा शिक्षित हो गए हैं, लेकिन कुछ मनुष्य का जो है नैतिक गिर गया है, पूरा कमजोर हो गई है। वो ये मनुष्य का नैतिक पतन हो गया है। फसलों में अब क्या हुआ, नैतिक पतन, फसल में जो है रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, सब क्या हुआ, फसल शायद अधिक उग जाए, लेकिन क्या होता है, फसल जो है हमारे भोजन जो भी साफ जहरीला बन रहा है धीरे धीरे, उसमें क्या होना चाहिए, जैविक खाद। जैसे कि घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा जलाते हैं कुछ घर में, ठीक है ना, वो जो है एक जमा करके उसको खाद बना के बाद में खेत में दे दो, वो अच्छा होगा। उससे क्या होगा, फसल में स्वादिष्ट बढ़ेगा। लेकिन जैसे जो है रासायनिक उर्वरक करें प्रयोग, उसका स्वादिष्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। उसमें जो है मनुष्य जो है धीरे धीरे कमजोर होता है। पहले के लोग जो है हड्डी मजबूत होता था, काम धंधा करता था मेहनत से। आज लोग काम धंधा नहीं कर पाते हैं, उदाल चलाएगा तो थोड़ा देर क्या होगा, पूरा थक जाएगा, मुंह कान पूरा लाल, ठीक है ना। जैसे कि पंडित को देखा होगा जो कभी काम धंधा नहीं करता है, दही खाते हैं, दही खाने से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो लैक्टिक अम्ल जैसे बढ़ा, वो आलसी धर लिया, वो व्यक्ति जो है कभी काम नहीं कर पाता है, सही से 1 किलोमीटर चल नहीं पाएगा, जाएगा 4 दफा बैठ जाएगा, पुल खोजेगा ना, पुल 400 बैठेंगे, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करना चाहिए मनुष्य को। तो वही लिखा है उसमें जो है फसल में कीटनाशक दवाई के प्रयोग से जमीन की उपजाऊ शक्ति, यहाँ क्या होगा, शक्ति होगा, उपजाऊ शक्ति घट जाती है। भोजन विषाक्त, यानी विषाक्त मतलब क्या होता है, जहरीला हो जाता है, उसकी स्वादिष्ट समाप्त हो जाती है।